रजनी एक खूबसूरत लड़की थी। एक दिन उसकी मुलाकात रवि से हुई और इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। वे एक दूसरे से मिलने लगे। रजनी बोली, रवि, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। हाँ रजनी, कर तो लेनी चाहिए, लेकिन मेरी अम्मा मानेंगी नहीं। वो तो ढेर सारा दहेज लेकर शादी करेंगी। लेकिन हम लोगों के पास इतना पैसा नहीं है। तुम चिंता मत करो, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। चलो हम लोग कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। दोनों शादी करके घर आए तो रवि की माँ गेंदा देवी ने कोहराम मचा दिया। वह अपना सिर कूटते हुए बोली, हाय राम, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। यह कैसी जादूगरनी आई, इसने मेरे बेटे पर ही कब्जा कर लिया। हाय, हे भगवान, यह अम्मा जी कैसी बातें कर रही हैं। तुम चुप रहना। अम्मा जी जब भी ज्यादा डर में या गुस्से में होती है ना, तो उन्हें दौरा पड़ने लगता है। रजनी डर गई। गेंदा देवी बोली, रवि, यह तूने क्या किया? कहाँ से इस भिखमंगी को लेकर आ गया? तेरी मौसी कितना दहेज दिला रही थी, तूने बर्बाद कर दिया। हाय, कैसा घोर कलयुग आया है। हाय। यह कहकर वह बेहोश होकर फर्श पर गिर पड़ी। तभी अचानक छत से एक छिपकली आकर गेंदा देवी के ऊपर टपक पड़ी। जैसे ही छत पर से छिपकली उसके ऊपर गिरी, वैसे ही गेंदा देवी बिजली की गति से उठकर खड़ी हो गई और चीखने लगी, ओ मेरी मैया, ये मरी छिपकली कहाँ से आ गई? मैं तो मर ही गई, बचाओ बचाओ। गेंदा देवी के उछलकर खड़े होने से छिपकली फर्श पर टप से गिरी और गेंदा देवी उसे रेंगते देखकर इधर उधर भागने लगी। रजनी ने उस छिपकली को झाड़ू लगाकर भगा दिया और कहा, ये अम्मा जी तो बेहोश थी, एकदम से कैसे होश आ गया? इसका मतलब है ये ड्रामा कर रही थी। देखो, और सब तो ठीक है, पर मेरी अम्मा जी के लिए कुछ मत कहना। तेरी वजह से तो मेरा हाल बेहाल हो गया है, तू तो बोल ही मत। हाँ। रजनी चुप हो गई। उसी दिन से गेंदा देवी ने रजनी को काम पर लगा दिया। देख रजनी, अब तूने जो किया वह किया, लेकिन अब ज्यादा रायता फैलाने से हमारी बदनामी होगी। हाँ, मैंने पड़ोस की औरतों को बुलावा दे दिया है। सारी औरतें तुझे देखने आएंगी। फटाफट उनके लिए मीठे पुए बना ले, उसके बाद रात का खाना भी बनाना है उनके लिए। अम्मा जी, ये गलत बात है। माना कि मैंने अपनी मर्जी से शादी की है, अब इसका मतलब ये तो नहीं कि आप रजनी से बदला लेती रहें। तू चुप बैठ, तू पक्का जोरू का गुलाम बनेगा। अभी से अपना रंग दिखाने लगा। अभी तो वह आकर बैठी है तो तेरा यह हाल है, आगे चलकर तो तू घर में आग लगा देगा। हाँ। फाड़ में जाए सब, अब मैं बोलूंगा ही नहीं। जो मर्जी आए वो करो। सुनो जी, आप गुस्सा मत करो, मैं सब काम कर लूंगी। मैं अपने घर में भी करती ही थी। उस दिन रजनी ने बहुत देर तक अकेले ही मीठे पुए बनाए, वह भी लकड़ी कंडे से जलने वाले चूल्हे पर। फिर मुंह दिखाई में औरतें उसे देखकर चली गईं। जितने भी उसे गिफ्ट मिले वह सब गेंदा देवी ने अपने पास रख लिए। रजनी को कुछ भी नहीं दिया। उसके बाद रजनी ने सबके लिए खाना बनाया और सबको खिलाया। गेंदा देवी जी बोली, सुन, बर्तन भी साफ करके रख देना और झाड़ू पोछा भी कर देना। सवेरे बहुत जल्दी ही उठना है। पर अम्मा जी, अब वे मुझे बुला रहे हैं, कुछ काम है। पता है मुझे उस करम जले को तुझसे क्या काम है। जो मैंने कहा ना वह कर। यह रजनी और रवि की फर्स्ट नाइट थी, पर गेंदा देवी ने जानबूझकर रजनी को सजा दी और काम में लगाए रखा। अब तो रवि भी गेंदा देवी से बहुत नाराज था, लेकिन माँ होने के कारण कुछ कह नहीं पा रहा था। अक्सर गेंदा देवी अच्छे अच्छे पकवान बनाती, लेकिन रजनी से छिपा कर रख लेती, उसे खाने को नहीं देती। वह उसे बहुत सताती थी। रवि ड्यूटी चला जाता तो गेंदा देवी रजनी पर हाथ भी चला देती। वह डंडे से रजनी को खूब मारती, लेकिन रजनी ने रवि को कुछ नहीं बताया कि कहीं उसकी वजह से झगड़ा ना हो। इस बात का फायदा गेंदा देवी ने खूब उठाया। धीरे धीरे रजनी कमजोर होने लगी। एक दिन रवि ने कहा, रजनी, तुम कितनी कमजोर हो गई हो। चलो आज डॉक्टर से दवा लेकर आते हैं। ठीक है जी। रजनी दवा लेने गई तो रास्ते में उसे एक कमजोर बुढ़िया मिली। बुढ़िया ने कहा, बेटी,
मुझे थोड़ा पानी पिला दो। रजनी ने उसको पानी पिलाया। वह बुढ़िया बहुत खुश हो गई और बोली, तुम्हारी सास तुम्हें परेशान करती है, पर वह छिपकली से डरती है। मैं तुम्हें अपनी एक शक्ति देती हूँ। तुम मन में कहना मैं छिपकली बन जाऊँ, तो तुम छिपकली बन जाओगी, और जब कहोगी मैं अपने रूप में आ जाऊँ, तो तुम अपने रूप में आ जाओगी। इस तरह से तुम अपनी सास को डरा कर उससे जीत सकती हो। लेकिन आपको ये सब कैसे पता? बुढ़िया ने अपना रूप बदल लिया। अब वहां पर एक सुंदर परी खड़ी हुई थी। उसकी छड़ी से एक चमचमाती हुई शक्ति निकली और रजनी में समा गई। मैं सब जानती हूँ, तुम बहुत दयालु हो। जाओ, आज से तुम्हारे अच्छे दिन शुरू। खूब खाओ पियो और मौज करो। रजनी वापस घर पर आई। तब तक इधर गेंदा देवी ने खूब मेवा डालकर हलवा बनाया, लेकिन उसे छिपा कर रख दिया था। आहा, गाजर के हलवे की खुशबू फैली है। आज बहुत दिनों के बाद हलवा खाने को मिलेगा। गेंदा देवी जब चुपके से हलवा खाने गई तो पीछे से रजनी भी आ गई और बोली, अम्मा जी, आज मैं भी हलवा खाऊंगी। चल हट, कल मुही कहीं की, अपना मुंह देखा है? ये मुंह और मसूर की दाल। हाँ, जाकर पहले तलैया में मुंह धोकर आ। मैं हलवा खाऊंगी और तू देखकर लार टपकाना बस। क्या आप ही हलवा खा सकती हो? मैं नहीं खा सकती। हाय राम, मुझसे जबान लड़ाती है। कल मुही, ये ले, खिलाती हूँ तुझे हलवा। गेंदा देवी ने वहीं पड़ा हुआ एक डंडा उठाया और जैसे ही वह रजनी को मारने को हुई, रजनी ने अपने मन में कहा, मैं छिपकली बन जाऊं। और वह फौरन एक बड़ी सी छिपकली बन गई। गेंदा देवी ने जैसे ही यह सीन देखा, वैसे ही वह डर के मारे चीखने लगी। इतनी बड़ी छिपकली उसने कभी नहीं देखी थी। वह डर के मारे चिल्लाई, बचाओ बचाओ, अरे अरे, मुझे इस छिपकली से बचाओ। वह चिल्लाती हुई इधर उधर भागने लगी। इधर रजनी अपने मन में बोली, मैं अपने रूप में आ जाऊं। और उसने हलवा खा लिया। उसके बाद वह कमरे के बाहर आकर गेंदा देवी को ढूंढने लगी। गेंदा देवी रवि को ढूंढ कर लाई और बोली, रवि, ओ रवि, ये रजनी छिपकली है, इसे फौरन भगाओ। यह सुनकर रवि जोर जोर से हंसने लगा और बोला, अरे अम्मा जी, क्या पागल हो गई हैं? अरे जाइए जाइए, अपना काम कीजिए। और हाँ, आज मैं आपके लिए बढ़िया वाले गुलाब जामुन लेकर आया हूँ। कमरे में रखें, जाकर खा लीजिए। यह सुनकर गेंदा देवी को थोड़ी तसल्ली मिली। जैसे ही वह अपने कमरे में गई, उनके साथ ही साथ रजनी भी आ गई। रजनी ने अपने मन में कहा, मैं छिपकली बन जाऊं। और वह फौरन छिपकली बन गई। यह देखकर गेंदा देवी डर के मारे कांपने लगी और वह बाहर भागी और रवि से बोली, रवि, जल्दी आओ रवि, देखो रजनी छिपकली बन गई है। इधर रजनी ने कहा, मैं अपने रूप में आ जाऊं। और रजनी अपने रूप में आ गई। उसने फटाफट गुलाब जामुन खा लिए और कपड़े तय करने लगी। रवि गेंदा देवी के साथ अंदर आया और पूछा, अम्मा जी, कहाँ है छिपकली? अरे वहां तो रजनी कपड़े तय कर रही थी। यह देखकर गेंदा देवी को तो चक्कर आ गया। क्या बात करती हैं अम्मा जी, मुझे लगता है आप पागल हो गई हैं और बेचारी रजनी के पीछे पड़ी रहती हैं। अब हर समय जहां भी गेंदा देवी जाती और खाने पीने का कोई सामान होता कि रजनी छिपकली बन जाती, और जैसे ही गेंदा देवी किसी को बुलाती तो रजनी वापस अपने रूप में आ जाती। अब गेंदा देवी उससे बहुत डरने लगी और वह बिल्कुल सीधी बन गई। वह कभी भी रजनी के सामने आती ही नहीं थी। इस तरह से रजनी का जीवन बहुत सुखी हो गया। रूपापुर गांव पर अभी शहर की चकाचौंध का पुराने लोगों पर असर नहीं था, लेकिन जवान लड़के लड़कियां टीवी और मोबाइल की बदौलत खूब फैशन कर रहे थे। वहां एक ही नाई था बिरजू, जो एक ही तरह के छोटे छोटे बाल काट पाता या फिर उस तरह चलाकर बिल्कुल गंजा कर देता था। बिरजू का एक बेटा था बलबीर, जो फिल्मी दुनिया में खोया रहता था और कुछ भी नहीं करता था। उसने अपना नाम भी बलबीर से बदलकर फैशन में बॉबी कर लिया था। एक दिन बिरजू ने उससे कहा, बेटा बलबीर, का तुम इसी तरह हमरा जी जलाओगे? कुछ काम नहीं करोगे का? वो गुस्से में चिढ़कर बोला, पहले तो हमरा नाम बॉबी है,
बलबीर नहीं, और हम तुम्हारी तरह ही लोगों की खोपड़ी गंजी करने का काम नहीं कर पाएंगे। बिरजू को बहुत गुस्सा आया। वो बोला, जब तुम अपना काम भी नहीं कर पाओगे तो बेटा यहाँ से निकल जाओ। हम भी अब तुम्हारा बोझ नहीं ढो सकते। बॉबी गांव छोड़कर मुंबई में अपने एक दोस्त के पास भाग गया। 2 साल बाद वो वहां से फैंसी हेयर कटिंग सीखकर वापस गांव में आ गया, क्योंकि मुंबई का खर्च वो नहीं झेल पाया था। उसने गांव में बॉबी हेयर कटिंग सलून के नाम से अपनी दुकान खोल ली। गांव में हलचल मच गई। यार क्या कटिंग करता है बॉबी, एकदम हीरो के माफिक। हाँ यार, आखिरकार फिल्म नगरी मुंबई से कटिंग सीख कर आया है। अरे सुना है वो अजय देवगन और शाहरुख खान तक की हेयर कटिंग कर चुका है। सब तरह की कटिंग आती है उसको। और वहाँ जाओ तो एकदम रॉयल फील होता है। पंखे की हवा और हर वक्त टीवी और नई फैंसी कटिंग की फोटो की किताब। जैसा पसंद करो वैसा लुक करवा ले। सब लड़के वहीं से कटिंग करवाने लगे। गांव के सब बूढ़े नाराज हो गए। वे सब गांव के प्रधान सोम प्रकाश तिवारी के पास गए। एक बूढ़ा बोला, प्रधान जी, ई बॉबी तो गांव में आग लगाता फिर रहा है। हमरे छोकरे के बाल तो उसने लाल हरे रंग के कर दिए हैं। हमने अपने छोकरे से कहा, ये सब का है, ये बंदर जैसे भेष काहे बनवा के आए हो? तो वो हमसे कहने लगा, कहता है ये तो फैशन है। दूसरे ने शिकायत की, और हमरे सोमू की खोपड़ी पर उसने तो हाथ भर छज्जा बना के चिड़िया जैसा घोंसला बनाया है। पर क्या करे, हम अपने छोरे को नचनिया जैसा देख के डांटे तो वो हमरी पर चढ़ बैठा। कहता है तुम फैशन के बारे में क्या जानो बुढ़ाऊ, हम तुम्हारी तरह गंजी खोपड़ी नहीं करवाएंगे। तीसरा आदमी बोला, प्रधान जी, गांव के सारे छोरे उसने बिगाड़ दिए हैं। उनको वो मोबाइल पे वो क्या कहते हैं, हाँ, मौज के वीडियो दिखा के कहता है तुमको इसके जैसा हीरो बना दूंगा। और तो और वो खुद भी वीडियो बनाता है। अब उसकी तो दुकान चमक गई है और हमारे छोकरे जोकर बने घूम रहे हैं। कुछ करिए प्रधान जी। प्रधान तिवारी जी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने अपने महागुस्सैल बेटे जग्गू उर्फ जगन्नाथ तिवारी को बुलाया। जग्गू का गुस्सा और उसकी मूछें दोनों ही चीजें फेमस थी। उसको अपनी मूछों से बहुत प्यार था। उतना ही प्यार उसको खूबसूरत चंपा से भी था, लेकिन चंपा उसे पसंद ही नहीं करती थी। तिवारी जी ने कहा, जग्गू जाओ और उस बॉबी की दुकान को तोड़ फाड़ कर दुरुस्त कर दो। वो हमारे गांव का माहौल खराब कर रहा है। उसे ऐसा सबक सिखाओ कि वह जिंदगी भर ना भूले। हो सके तो उसे गांव से ही भगा दो। जग्गू बोला, ठीक है पिताजी, मैं अभी जाता हूँ और उसको सुधार कर ही लौटूंगा। सभी बूढ़े मुस्कुराते हुए चले गए कि अब आफत आई बॉबी की। बड़ा आया नाई का बच्चा काबिल बनकर, अब मजा चखेगा। जग्गू अकड़ते हुए बॉबी की दुकान पर पहुंचा। उसने डपटते हुए कहा, क्यों बे शैतान के बच्चे, तूने पूरे गांव के सीधे साधे लड़के को बिगाड़ रखा है। अब तेरी मक्कारी यहाँ नहीं चलेगी। बॉबी बहुत चालाक था। वो बहुत दिनों से समझ रहा था कि गांव के बुजुर्ग उसके खिलाफ हैं। कई बार धमका भी चुके हैं, लेकिन आज उन्होंने उसके खिलाफ जग्गू को ही उतार दिया है। अब वो अपनी जान बचाने की जुगत सोचने लगा। वो मन ही मन में कहने लगा, हे भगवान, कोई तो तरकीब बताओ, इस बिगड़ैल को कैसे संभालूं जिससे मैं अपना काम भी बना लूं और मुझे यहाँ से भागना भी ना पड़े। अचानक उसे याद आया कि जग्गू चंपा को बहुत प्यार करता है। उसे अब एक तरकीब समझ में आ गई। उसने मन में सोचा, हाँ, अब तो चंपा का नाम ही मुझे बचा सकता है। जो भी कहना है कह लीजिए जग्गू दादा। एक आप ही तो हमारे गांव के हीरो हैं। एकदम सन्नी देओल की तरह लगते हैं, लेकिन अभी बिना शेविंग के आप अच्छे नहीं लग रहे हैं। चलिए पहले आपकी शेविंग कर दूं। उसकी मीठी मीठी चापलूसी भरी लच्छेदार बातों में जग्गू आ गया। वो बोला, चल कर दे शेविंग। बॉबी ने जग्गू की हेयर कटिंग की और शेविंग करने लगा। अब वो जग्गू की मूछें सेट कर रहा था कि अचानक बॉबी के हाथ में जग्गू का हाथ लग गया और जग्गू की एक तरफ की मूछ साफ हो गई। ये देखकर बॉबी डर के मारे थर-थर कांपने लगा। उसने सोचा, अरे आज मेरी जान की खैर नहीं। जग्गू को अपनी मूछें जान से प्यारी है। आज ये मुझे मार डालेगा। लेकिन वो बहुत ज्यादा चतुर था। उसने अपने आप को संभाल लिया और जग्गू से कहने लगा, मैं उस मोहल्ले से गुजर रहा था तो मैंने सुना कि चंपा जी अपनी सहेली से कह रही थी कि अगर जगन्नाथ जी अपना गेटअप बदल ले तो मैं उनसे शादी कर लूंगी।
वे तो बिल्कुल हीरो लगते हैं, पर मुझे उनकी मूछें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। ये सुनते ही जग्गू की आंखें खुशी से चमकने लगी। वो बोला, तू सच कहता है ना? अगर तेरी बात झूठ निकली तो मैं तेरी गर्दन दबाकर तुझे मार डालूंगा। हाँ। बॉबी बोला, अरे मेरी मौसी खुद कहती है कि चंपा जी आपको बहुत पसंद करती है। मेरी मौसी उसी मोहल्ले में रहती है ना, बस आपकी मूछें ही आपकी शादी में बाधा बन रही है। जग्गू ने कहा, मैं मूछें हटवा दूं तो लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे। बॉबी ने सलाह दी, अरे आप मूछें हटाकर फैंसी कपड़े पहनकर चंपा जी के सामने जाना, वो शादी के लिए हाँ कर देंगे। आप उनसे शादी कर लेना और सबके सामने आप नकली मूछें लगा लेना। मैं वीडियो बनाता हूँ, मेरे पास नकली मूछें है। जब आपकी शादी हो जाए तो आप फिर से असली मूछें रख लेना, तब तक असली मूछें आ भी जाएंगी। तो फिर तू जल्दी से मेरा चेहरा क्लीन शेव कर दे। ये सुनते ही बॉबी का चेहरा खुशी से चमकने लगा। आज उसने अपनी चतुराई से अपनी जान बचा ली थी। जग्गू का क्लीन शेव चेहरा करके उसने शीशा दिखाया तो जग्गू बहुत खुश हुआ। वो बॉबी से बोला, लेकिन अब मेरा रिश्ता कराने की तेरी ही जिम्मेदारी है। अगर चंपा ने मुझसे शादी नहीं की तो सोच मैं तेरा क्या हाल करूंगा। बॉबी बोला, हुजूर आप इसकी चिंता मत करें, ये जिम्मेदारी मेरी है। ये कहकर उसने नकली मूछें लाकर जग्गू के चेहरे पर चिपका दी। अब तो जग्गू बहुत खुश हो गया। उसने फौरन 500 का नोट बॉबी को दिया और कहा, बस अब तू फटाफट मेरी शादी के इंतजाम में लग जा। अगर तूने मेरी शादी करा दी तो यहाँ पर तेरी दुकान परमानेंट और पक्की है। तुझे यहाँ से हटाने वाला कोई नहीं है, नहीं तो फिर तू सोच ले। बॉबी ने सोचा, जान बची तो लाखों पाए। उसने फैंसी कपड़ों में जग्गू की फोटो खींची और मोबाइल लेकर चंपा के घर पहुंचा। उसने वो फोटो चंपा को दिखाया और कहा, अरे जगन्नाथ जी तुमको इतना ज्यादा प्यार करते हैं कि तुम्हारे लिए अपना पूरा हुलिया ही बदल डाला है। वे बहुत अमीर है, आप महारानी बनकर रहोगी। अब शादी के लिए हाँ कर दो, ऐसा जीवन साथी पाकर आपका जीवन धन्य हो जाएगा। चंपा ने देखा सचमुच जग्गू बहुत सुंदर लग रहा था। उसने शर्मा कर हाँ कर दी। बॉबी खुशी से झूम उठा। अगले महीने जग्गू और चंपा की शादी हो गई। बॉबी ने चतुराई से अपनी जिंदगी संवार ली।